नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। लंबे समय तक बीजेपी के सम्मेलनों से लेकर हिंदूवादी संगठनों में ये नारे लगते रहे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तब ऐसे नारे लगाने वाली बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता के चिमटे से अलग करके बीजेपी विरोध का एक बड़ा विपक्षी मोर्चा हमेशा तैयार होता रहा। लेकिन धीरे धीरे राजनीति पलटी और अब हर विपक्षी दल या हर राजनीतिक दल बीजेपी के मुकाबले क्या खुद को बड़ा हिंदू हितैषी, हिंदू हितकारी और हिंदू प्रेमी दिखाने की कोशिश करने लगा है। क्या अब राजनीति का नया नारा यही हो गया है कि जो हिंदू वोट की बात करेगा वही राज करेगा? अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। मां गंगा को धोखा दे दिया। देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले। ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू के छाती में 3 गोली क्यों मारी? कुरुक्षेत्र में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। बस उसी गीता के ज्ञान को अपने हिसाब से क्या राजनेताओं ने बदलकर ये सार समझा कि जब जब चुनाव की आहट होती है तब तब हिंदू हित, हिंदू वोट के नाम पर बहुसंख्यक वोट को साधने की राजनीति का शंख बजाकर अवतार लिया जाता है। राहुल गांधी की जुबान पर हिंदू हिंदू है, अखिलेश यादव की जुबान पर मां गंगा है, मायावती के हाथ में त्रिशूल गणेश जी, आम आदमी पार्टी अयोध्या दर्शन कर रही है और देश के बहुसंख्यक वोट की जमीन पर बीजेपी के हिंदू हित को ढकोसला बताने का काम राहुल गांधी करते हैं। अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। पिछले ही हफ्ते वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बीजेपी के हिंदुत्व पर राहुल का वार होता है। तो वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले राहुल गांधी के रास्ते पर जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गंगा जल छिड़कने लगते हैं। क्या ये राजनीतिक लड़ाई मेरा हिंदू बनाम तेरा हिंदू की हो रही है? हाथ में गंगा जल की छोटी सी पिपिया लेकर खड़े ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। उस रास्ते पर गंगा जल अपनी अंजुली में लेकर छिड़कने लगते हैं जिस रूट से राहुल गांधी वैष्णो देवी गए थे। तो क्या इन्हें लगता है कि राहुल का हिंदू अपवित्र है और बीजेपी का हिंदू पवित्र? ये क्यों उस रास्ते पर गंगा जल छिड़कते हैं? राहुल गांधी ने जो एक रोड शो बनाया, उस यात्रा को कांग्रेस के झंडे लेकर के वहां पर निकले, जहां पर माता रानी के झंडे लेकर के श्रद्धालु जय जयकारे करते हैं माता रानी के, वहां पर सोनिया के जय जयकारे करवाए, वहां पर राहुल के जय जयकारे करवाए। ये जो पाप राहुल गांधी ने किया है माता की पवित्र धरती पर और कटरा धर्म नगरी पर, उसके लिए हमने शुद्धिकरण उसके बाद किया। मेरा हिंदू पवित्र और तुम्हारा हिंदू पाप की सियासी लड़ाई में कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि अब हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने वाली सियासत में एक दूसरे के हिंदू होने पर भी सवाल उठाया जाता है। अगर महात्मा गांधी
ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है। मूल पिंड जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है। सवाल ये उठता है कि जब देश में अगले 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होना है, जब अगले 2 साल के भीतर देश में कुल 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तब मेरा हिंदू तेरा हिंदू की राजनीति का असली मकसद क्या? क्योंकि राहुल गांधी जब बीजेपी के हिंदू हितकारी होने पर चोट करते हैं तो भोपाल में बीजेपी नेता राहुल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। अरे राहुल गांधी, क्या तुम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का ठेका ले रखा है? क्या हिंदुओं का अपमान तुम करते रहोगे? हिंदुस्तान चुप बैठा रहेगा? हिंदुओं का अपमान करेगा तो राहुल गांधी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिंदू वोटर के अपमान और सम्मान की सियासत छिड़ने के पीछे क्या असली उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस देश में अब तक अल्पसंख्यकों के वोट को ध्यान में रखकर ही राजनीति का केंद्रीकरण होता रहा, वहां अब राजनीतिक दलों को सत्ता के लिए बहुसंख्यक वोट की ताकत समझ में आने लगी और वोट की पिच राजनीति में बदल गई। अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों की बात करें, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं कितने? तकरीबन देश में 13-14% है। और दूसरे अगर समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को भी मिला लें तो 16-17% है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय है, 83-84% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी को अपनाया। अलग अलग राज्यों में उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और धीरे धीरे उनकी स्ट्रैटेजी सफल होती दिखाई पड़ी। अब तो ये पिच बदल गई और आपको फास्ट पोलिंग करनी पड़ेगी। इसी के लिए जो दूसरी पार्टियां भी हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर जा रही है और अब सारी पार्टियां, चाहे आप अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाएं या ना लुभाएं, उसकी कोशिश करें या ना करें, बहुसंख्यक समुदाय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर 2019 के चुनावी नतीजों का यूपी में आधार बनाकर देखें तो 80% बहुसंख्यक वोट में से 82% ब्राह्मण, 79% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 80% कुर्मी, 72% गैर यादव ओबीसी मत सीधे बीजेपी के पाले में गए। तो क्या इसी कारण जिस समाजवादी पार्टी की राजनीति MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिकी मानी जाती है, उसी MY का नया नामकरण करके अखिलेश इसे महिला और युवा बताते हैं। उसी बड़े वर्ग से सबको अपने अपने लिए हिस्सा चाहिए और उसकी हिस्सेदारी के लिए अपने आप को उस वर्ग से जोड़ने के कुछ संकेत, कुछ प्रतीक चाहिए। और वो प्रतीक क्या है? पूजा पाठ में हिस्सा लेना, हिंदू धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं उनमें हिस्सा लेना, मंदिर जाना, मंदिर जाकर इस तरह के नारे लगाना, चाहे वो हर हर महादेव हो, चाहे वो जय शिव शंकर हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो। इस तरह के नारे आमतौर पे जो हिंदू लोग अपने घर में लगाते हैं, उनका पब्लिक डिस्प्ले नहीं भी करते हों, लेकिन राजनीतिक लोग इस तरह के नारों का पब्लिक डिस्प्ले करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो भी ब्राह्मण हैं। कोई कह रहा है हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है कि हम ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो ये समझा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने को ये दिखाना चाहेगा कि वो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ है और उनके हित की बात सोचता है। तो ये इस पूरी कहानी का एक पक्ष अंत में ये भी कि बीजेपी के मुकाबले खुद को बड़ा हिंदुवादी बताने की होड़ वाली ये सियासत उस देश में हो रही है जहां चुनाव आयोग का ही नियम है, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता। जम्मू से सुनील जी भट्ट और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कहते हैं कि समय से पहले कभी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर समय से पहले या समय पर सरकारी प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो जनता का लाखों करोड़ों रुपया बच सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा विभाग के नए दफ्तर का उद्घाटन किया, जो 24 महीने की जगह 12 महीने में ही तैयार हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता हमारे देश के उन दूसरे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर है जहां लेट लतीफी के कारण आपका और हमारा यानी कि आम जनता का
4 लाख करोड़ रुपया ज्यादा लग रहा है और इसीलिए पीएम मोदी चाहते हैं तेज रफ्तार। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा विभाग के नए दफ्तर डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया तो जल थल नभ तीनों सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, ज्यादा प्रभावी बनाने वाली इमारत ही सिर्फ देश को नहीं मिली, बल्कि जब सरकारी कामों के अटके रहने की ही खबरें आती रहती हैं, रक्षा विभाग के नए ऑफिस की इमारत ने एक नई इबारत भी लिखी। सुनिए जरा। जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, दिखना, फलाना, न जाने कितने सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। देश की संसद का निर्माण काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम भी दावा है कि तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड की मेजबानी के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार रहेगा। ये दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर लगातार सजग रहते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लटके नहीं। यही कारण है कि इसी महीने देश में देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्रधानमंत्री ने मांगी। वो प्रोजेक्ट जो अदालत की फाइलों में फंसने से लटके हैं, वो जो पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण में देरी से फंसे हैं, सरकारी विभागों को तय समय में पूरा नहीं हो पा रहे प्रोजेक्ट की सूची बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। प्रधानमंत्री को चिंता इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की अप्रैल से जून के बीच की रिपोर्ट के पन्ने बताते हैं कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले देश में 12 प्रोजेक्ट अपने तय समय के मुकाबले तेजी से चल रहे हैं। 241 प्रोजेक्ट अपने तय शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि 559 प्रोजेक्ट अपने तय समय से देर से चल रहे हैं और 267 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरा होने की तारीख भी नहीं पता। किसी भी विभाग के प्रोजेक्ट लटकने के कारण सिर्फ जनता को संरचना का लाभ उठाने में देरी ही नहीं होती। मतलब बात सिर्फ ये नहीं कि कोई रेलवे हाईवे का प्रोजेक्ट 1.5 साल लेट हुआ तो जनता को 18 महीने तक असुविधा होती है, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट की लेट लतीफी का नुकसान सीधा देश के आम आदमी को अपनी जेब से भरना पड़ता है। इस नुकसान को आप सरकारी आंकड़ों से जान लीजिए। दावा है कि 480 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी के कारण उनकी लागत में 4,46,000 करोड़ तक का इजाफा आ चुका है। यानी जो काम कम पैसे में हो सकता था उसके लिए अब 4,46,000 करोड़ रुपए और लगेंगे। इस पैसे के गणित को ऐसे समझें कि जितना पैसा सरकार एक साल में खाद्य सब्सिडी में देती है, गुजरात सरकार का जितना बजट होता है उसका 2 गुना कर लीजिए। इतना पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट में देरी के कारण जनता को और भरना पड़ेगा। ऐसे ही बड़े बड़े हाईवे या दूसरे प्रोजेक्ट में देरी के कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सख्त रुख के साथ सख्त नीति अपनाने की वकालत करते आए हैं। जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो, ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े देखूं तुम वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं हो। अगर कहीं कोई ढीला ढाला आया तो मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं। समय पर काम होगा तो आप दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे के सफर को इस हाईवे से 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। गुरुवार को ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना करने नितिन गडकरी उतरे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के बीच 130 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा, जिसके मार्च 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। लेकिन कई बार सैकड़ों प्रोजेक्ट में उम्मीद टूट जाती है और सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 92 प्रोजेक्ट 12 महीने तक की देरी से चल रहे हैं। 118 प्रोजेक्ट 24 महीने तक की देरी से लटके हैं। 178 पर काम 25 से 60 महीने की देरी का है और 116 प्रोजेक्ट ऐसे जो 61 महीने यानी 5 साल की देरी से लटके हैं। इनकी कीमत जनता चुकाती है क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में दस्तक आप ये दीजिए कि अगर रक्षा विभाग के दफ्तर को 24 महीने की जगह 12 महीने में तैयार किया जा सकता है
तो वही तेजी हर प्रोजेक्ट में लगाई जाए। अदालत में फंसने, पर्यावरण से इजाजत, जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी को खत्म किया जाए। आज तक ब्यूरो। पैसा कहते हैं कि पैसों को खींचता है, तो क्या इसीलिए हमारे देश में अमीर और अमीर हो रहा है जबकि गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है? तो अमीरी गरीबी के बीच फैलते असंतुलन की खबर को देखकर हमें दस्तक देनी क्यों जरूरी है? इस रिपोर्ट को आप अंत तक अवश्य देखिए। झारखंड के चाईबासा की ये तस्वीर आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाते देश में अब भी दिखती है, जहां गरीब आबादी के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। महिलाएं गोद में उठाकर मरीज को लाती हैं क्योंकि सड़क पूरी नहीं बनी। और इसी तस्वीर के आधार पर अमीर गरीब के बीच बड़ा फर्क दिखाती खबर आती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के सर्वे के मुताबिक देश के शीर्ष 10% शहरी परिवारों के पास औसत 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि भारत के शहरों में निचले वर्ग के परिवारों के पास औसत केवल 2000 रुपए की संपत्ति। तो सवाल ये कि जब अमीर और गरीब दोनों के वोट से गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को चुना जाता है, फिर अमीर और गरीब कैसे होता जाता है? एक्सपर्ट कहते हैं बड़ी वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत हद तक जिम्मेवार है। अगर 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, 40,000 खर्च करते हैं, 10,000 रुपए बचाते हैं, साल का मैं 1,20,000 रुपए बचा लेता हूं। उस 1,20,000 को मैं निवेश करके शायद साल के अंत में 1.5 लाख या 2 लाख कर लूं किसी अच्छी जगह निवेश करके। अब अगर मेरे पास रोजगार ही नहीं है तो मैं बचाना तो दूर की बात है, जो मेरी पिछली बचत है, कोरोना में हमने देखा कि लोगों ने अपनी बचत प्रोविडेंट फंड में जिस कदर पैसे निकाले गए, लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी, बहनों ने, माताओं ने अपने गहने गिरवी रखे। इस बात की तस्दीक करता आंकड़ा एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में आता है, जिसके मुताबिक कोरोना के संकट में 2018 के मुकाबले 2021 में आम आदमी का कर्ज 2 गुना हो चुका है। अमीरों और गरीबों की संपत्ति में फैलते फर्क को लेकर सरकारी सर्वे कहता है कि भारत की 10% सबसे अमीर आबादी देश की आधी से ज्यादा संपत्ति की मालिक है और 50% आबादी के पास देश की 10% से भी कम संपत्ति। इसका एक बड़ा कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकारी नीतियों का ढीलापन, जहां लोग गांव छोड़कर मजदूरी करने शहर आते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब हो जाता है। ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। संभव है कि आप किसी अच्छे शहर में रहकर ये सोची कर इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी आमदनी पर असर थोड़े ना पड़ा है। तो अमीरी गरीबी की चौड़ी होती खाई का परिणाम समाज और देश पर कैसे आता है, जान लीजिए। इसके परिणाम बहुत घातक हैं, क्योंकि ये एक सोशल अनरेस्ट को जन्म देता है। इसीलिए जरूरी है कि नीतियां और योजनाएं सरकारों की ऐसी हो जहां सिर्फ अमीरों के हाथ ही संपत्ति न बढ़े, बल्कि गरीब की आर्थिक सेहत भी सुधरे, वरना समाज में असंतोष जन्म लेता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। एक पुरानी कहावत है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और इसीलिए आपको जब तक पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान न हो, कुछ भी कहने से बचना चाहिए। और अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो तो बहुत ही नाप तोल कर आपको बोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान को बचाने के चक्कर में ये सीख भूल गए और अब इमरान का जो मजाक है वो सारी दुनिया उड़ा रही है, सारी दुनिया में उनकी हंसी हो रही है। दरअसल एक इंटरव्यू में इमरान खान से अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क पर सवाल पूछा गया तो उसका बचाव करने में डींगे मारने लगे इमरान खान। ऐसे बात करने लगे कि मानो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना होकर तालिबान की प्रवक्ता हूं। अपनी ही बातों में कैसे फंस गए तालिबान खान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं,
जनाब ये प्रो तालिबान है। अगर पाकिस्तान तालिबान का रहनुमा है तो इमरान उसके सबसे बड़े हमदर्द, जिनका दिल तालिबान के लिए धड़कता है। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। सारा विश्व तालिबान से नाराज है, लेकिन इमरान उसके वकील बन गए हैं। That you cannot impose women's rights from abroad. It's never happened in human history. But what you can help them, and that's why the international community should engage with them, they should incentivize them. लेकिन तालिबान की मदद करने निकले इमरान को जनता पाकिस्तान की महंगाई और बर्बादी की याद दिला रही है और पूछ रही है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं या फिर अफगानिस्तान के। आंखों के अकल के अंधे कठपुतली वजीर आजम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान से कम परेशान कुन नहीं है। नशई सरकार के वाली, नशा इक़्तिदार का हो या समद बॉन्ड का या फिर किसी और खतरनाक चीज का, नशा इंसान की अक्ल को ख़ब्त कर देता है। अक्ल के अंधे पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान का वजीर आजम है, तू अफगानिस्तान का मामा बना हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म बन चुके हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जब भी मुंह खोलता है पाकिस्तान पानी पानी हो जाता है। ताजा मामला अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को इमरान के दिए इंटरव्यू का है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क का बचाव करने के चक्कर में इमरान हिट विकेट हो गए। Afghanistan is the Americans did not understand what the Haqqani network was. Haqqani is a tribe. It's a Pashtun tribe living in Afghanistan. What they are terrorist organization prescribed and designated by the US and the UN, sir, with respect. All very well calling them a terrorist organization, but do they know the origins of the Haqqani tribe? No, it is very important for us to explain to them. We have been trying to explain to them. The Haqqani tribe lives in Afghanistan. 40 years ago, when the Afghan Jihad took place, we had 5 million Afghan refugees in Pakistan. Amongst them were a few of the Haqqanis. And the Haqqanis were Mujahideen, were fighting the Soviets. So once the Soviets left and civil war broke out, we still had 3 million refugees in Pakistan. One of the Haqqanis family they were born in a Pakistan refugee camp. Very funding. इस जवाब पर इमरान का काफी मजाक उड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हक्कानी को लेकर जो कुछ भी कहा वो सरासर गलत है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने ट्वीट कर लिखा, मेरा सरनेम दिल्ली के परिवार से आया। पश्तून हक्कानी को ये टाइटल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अकोरा खट्टक स्थित दारुल उलूम हक्कानिया में पढ़ने के कारण मिला। जलालुद्दीन और उसके परिवार जरदान ट्राइब से हैं। पश्तूनों में कोई हक्कानी ट्राइब नहीं है। अगर जलालुद्दीन हक्कानी ट्राइब से हैं, तो इमरान खान एचिसन और ऑक्सफोर्ड ट्राइब हैं। इस ट्वीट में जिस जलालुद्दीन हक्कानी का जिक्र आया, वो अमेरिका पर सबसे भयानक हमलों में शामिल हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक था, जिसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी अब ये संगठन चलाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं पर सबसे भयानक हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर 73 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादी न सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि ISI के आशीर्वाद से अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बन बैठा है। ISI ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को मंत्री बनाने के लिए मुल्ला बरादर को किनारे कर दिया है, जिससे तालिबान में फूट पड़ गई है। बात 9 और 10 सितंबर की है, जब तालिबान सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर का हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी खलील उर रहमान से झगड़ा हो गया। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प में बरादर जख्मी होने के बाद नाराज होकर कंधार चला गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए तालिबान ने 9 दिन बाद मुल्ला बरादर का एक वीडियो जारी किया,
जिसमें वो अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है। कुछ दिनों से मेरे मरने की अफवाह उड़ी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहा था। लेकिन हम साफ करना चाहते हैं कि हम सभी एक साथ हैं और सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के झूठ अक्सर फैलाए जाते हैं, लेकिन ये एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। हम इन झूठों को नकारते हैं और साफ कहते हैं कि किसी के बीच कोई भी दिक्कत नहीं है। बरादर जिंदा है या मर गया, ये वीडियो इसका पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन ये बात जरूर दुनिया जानती और मानती है कि पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क से करीबी रिश्ता है, जिससे जुड़े सीधे और कड़वे सवाल अब पाकिस्तान की तरफ उछाले जाने लगे हैं। A terrorist organisation prescribed and designated by the US and the UN, sir, with respect. Pakistan's ties with the Afghan Taliban, Pakistan's intelligence agencies. Intelligence agencies' job is to have connections with everyone. They speak to everyone. The US CIA would be speaking to Taliban. You know, they have to. That's the job of intelligence agencies. पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों से रिश्तों पर सवाल जवाब होने में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात इमरान खान की वो दलीलें हैं जो वो तालिबान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबानी पाबंदियों पर जब इमरान खान से पूछा गया तो उनके जवाब ने पाकिस्तान के लोगों को भी हैरान कर दिया। No foreign country can impose women's rights on another country. The women in England went through a struggle to get their rights. That you cannot impose women's rights from abroad. It's never happened in human history. But what you can help them, and that's why the international community should engage with them, they should incentivize them. तो जो तालिबान अफगान महिलाओं का हक दबाकर बैठ गया है, उसे आर्थिक मदद देने की बेतुकी बात इमरान खान की तरफ से हो रही है, लेकिन इमरान की बातें पाकिस्तान के लोगों के गले से भी नहीं उतर रही। हमें क्या जरूरत है तालिबान का वकील बनने के लिए कि जी उनको टाइम दिया जाए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, वहाँ खवातीन खुद अपना हकूक ले लेंगी, आप वक्त दें उनको। हम क्यों कहें, तालिबान खुद ये बात कहें कि हमें वक्त दिया जाए, हमारी खवातीन वक्त के साथ ले लेंगी, वो खुद ये बात करें। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, वो खुद अपना प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरव्यू करें। पाकिस्तान से इंटरव्यू करना है तो पाकिस्तान के बारे में बात होनी चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान का बेवजह का वकील बनने की क्या जरूरत है? दुनिया की जितनी तनकीद है तालिबान के ऊपर, उसका जवाब हमें देने की क्या जरूरत है? वो जाने, उनका काम जाने। तालिबान का वकील बनकर इमरान और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की तबाही के असली मुजरिम है, जिसकी पाकिस्तान को सजा कितनी जल्दी मिलेगी, सभी की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका पाकिस्तान से बहुत नाराज है और यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी अमेरिका पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई कर दे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे हैं। वो हर इंटरव्यू में यह इच्छा भी जता देते हैं, लेकिन हर बार जो बाइडेन इमरान खान को निराश कर देते हैं, उनका दिल तोड़ देते हैं। He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? But you have to ask him why he's too busy to call. जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान में उनके फोन कॉल का इंतजार महीनों से हो रहा है, लेकिन तालिबान को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान की पोल खुली है, उससे लगता है कि इंतजार लंबा खिंच सकता है, क्योंकि तालिबान से दोस्ती करके अमेरिकी मदद की नौटंकी करने वाले पाकिस्तान से रिश्तों की समीक्षा करने जा रहा है। It is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. And so there are a number of things that have come into play. It has a multiplicity
of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. When it comes to Afghanistan, it's focused, of course, as well on India. एंटनी ब्लिंकन के इस बयान को जानकर आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर संभावित सख्ती के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने में हुई अपनी बेइज्जती के लिए पाकिस्तान को कसूरवार मानता है। तालिबान की सरकार में पाकिस्तान की छाप ने उसके इस शक को और भी गहरा कर दिया है। अब मसला ये है कि अमेरिकन ये सोचते हैं कि शायद ये सारी लार्जर गेम हमने प्लान की किसी तरह इनको हराने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि हम अपने ब्रिजेस क्यों अपने नेबर से बर्न करें। नॉर्दर्न अलायंस वैसे ही हमारे कंट्रोल, वो तो इंडिया के साथ थी हमेशा से। ये अब्दुल्ला वगैरह के बच्चे सारे इंडिया में रहते हैं या पढ़ते हैं। तो हमारा इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत तालिबान के साथ, हमने कहा हम उनको भी अपना दुश्मन बना लें। एक हद तक हमने ये जरूर किया कि अपने जो इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऑल आउट जाके वो नहीं किया जो अमेरिकन चाहते थे। ये सब जानते हुए भी इमरान खान की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं और वो अमेरिका से भारत की तरह का बराबरी का रिश्ता चाहते हैं। Unfortunately, our relationship during this whole the U.S. occupation of Afghanistan was a terrible relationship. It was, the U.S. said we are paying Pakistan, and they paid us $9 billion for civilian aid and $11 billion for military aid. And they said we are paying you, and so we were like a hired gun. So here we were on this level. The U.S. felt that we were supposed to make them win the war in Afghanistan, which we never could. And so therefore we had this terrible relationship based on mistrust. What I would like a relationship with the U.S. is now, like the U.S. has a relationship with India. Not one-dimensional relationship where they're paying us to fight. We want a normal relationship. अब इमरान खान को कौन बताए कि दोस्ती बराबरी के लोगों में होती है। दूसरे का दिया निवाला खाने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। उस पर भी अगर पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश हो तो हर कोई फूंक फूंक कर कदम रखता है।